नमस्कार। विभा गुप्ता, आचार्य हिंदी विषय, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर। आज हम कक्षा 12 उत्तर प्रदेश बोर्ड के पाठ्यक्रम में सम्मिलित राष्ट्र का स्वरूप पाठ के भाव को समझेंगे। निबंध है इसकी विधा, और ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा रचित है। ठीक है, तो उनके बारे में जानने से पहले हम उनका संक्षेप में जीवन परिचय जान लेते हैं। ये जो चित्र हम देख रहे हैं, ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी का चित्र है। ठीक है, इनका जन्म सन 1904 ईस्वी में जनपद मेरठ के खेड़ा ग्राम में हुआ था। एमए तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और पीएचडी और डीलिट की उपाधि भी इन्हें प्राप्त हुई, इन्हें प्रदान की गई। ठीक है ना। डीलिट की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। और इसके बाद भाषा, अगर हम इनकी भाषा की बात करें तो जैसा इनका विषय होता है उसी के अनुकूल इनकी भाषा चलती है। कहीं कहीं संस्कृत निष्ठता आ गई है और शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली है भाषा इनकी। और शैली की बात करें तो संस्कृत की सामासिक शैली, व्यास शैली और विचारात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। अब अगर उनकी रचनाओं की बात करते हैं तो पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, कल्पलता, भारत की एकता, वाग्धारा, कला और संस्कृति, और ये सभी निबंध संग्रह हैं इनके हैं। इसके अलावा इन्होंने जायसी द्वारा रचित पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट का हर्षचरित, इसका इन्होंने सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया और इससे हिंदी साहित्य को गौरव बढ़ाया। प्राचीन महापुरुषों, ऐतिहासिक से मतलब है श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से बुद्धि संगत चरित्र भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। सन 1967 ईस्वी में ये महान व्यक्तित्व इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा ले गया। साहित्य में स्थान इनको क्या प्राप्त है? आधुनिक काल के सुललित निबंधकार और साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक और टीकाकार के रूप में ये प्रसिद्ध रहे हैं। कहाँ से लिया गया है ये निबंध? देखिए, पहली पंक्ति में ही लिखा हुआ है पृथ्वीपुत्र नामक निबंध संग्रह से। ये जो राष्ट्र का स्वरूप निबंध है, ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी के पृथ्वीपुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। और इसमें क्या बताया लेखक ने? ये 3 तत्वों से मिलकर बनता है क्या? राष्ट्र का स्वरूप। पृथ्वी, जन और संस्कृति, मतलब मनुष्य पृथ्वी हो, भूमि धरती जिस पे हम रहते हैं, जन मनुष्य, और उसकी संस्कृति, उसके संस्कार क्या है, उसने कौन से नियमों को अपना रखा है ना। भूमि को माता मानना, स्वयं को उसका पुत्र मानना, ये राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए लेखक ने आवश्यक बताए हैं। राष्ट्र के समग्र रूप में विकास के लिए भूमि और जन का संबंध, यानी धरती और मनुष्य का संबंध दृढ़ होना चाहिए, मतलब मजबूत होना चाहिए कि धरती के साथ मनुष्य अपना संबंध मजबूती से बनाए रखे, उसको अपनी माता समझे। इसके साथ ही संस्कृति के विषय में भी लेखक ने मार्मिक विचार प्रकट किए हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। चलिए पाठ शुरू कर देते हैं। भूमि, भूमि पर बसने वाला जन, मतलब धरती, और धरती पर जो लोग रहते हैं मनुष्य, और जन की संस्कृति, जो उसके संस्कार हैं, जिन नियमों को वो अपने जीवन में महत्व देता है, जिनका वो पालन करता है। हो गया ना। धरती, धरती पर रहने वाला मनुष्य और उसकी संस्कृति, मैंने बताया ना भी, संस्कार उसके उसके जो नियम उसने अपना रखे हैं। इन तीनों के सम्मिलन से, मतलब ये जब तीनों मिलते हैं तो राष्ट्र का स्वरूप बनता है। मतलब इन तीनों से ही एक राष्ट्र का निर्माण होता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, देवताओं ने इसका निर्माण किया धरती का, और अनंत काल से है वो धरती। उसका जो भौतिक रूप है, सौंदर्य, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो समृद्धि है,
मतलब उसमें बढ़ोतरी होती रहे, उसमें धरती हरी भरी रहे, इसके प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। हमें इसके प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए कि ये हमारी धरती माता है, तो इसका भौतिक रूप जो है वो बना रहे, सुंदरता उसमें हो, समृद्धि हो। तो इन सब के प्रति ध्यान देना ये हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है प्रत्येक मनुष्य का। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, मतलब जो भूमि का पार्थिव रूप है उसके प्रति हम जितने भी जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता की भावना बलवती हो जाएगी, है ना। मतलब हम भूमि को, धरती को महत्व देंगे कि ये हमारी माता है, ऐसा समझेंगे। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। भाई इसी से तो राष्ट्र का स्वरूप बना, तो इस पर रहने वाले जो लोग होंगे उन्हें हम उन्हीं से तो राष्ट्र बना। भाई धरती और उस पर रहने वाले लोग, तो इससे राष्ट्र की जो विचारधाराएं बनती है, सब लोग किस बात को उचित मानते हैं, उनको उनको ये इससे उत्पत्ति होती है उन भावनाओं की, राष्ट्रीय विचारधाराओं की। भाई एक राष्ट्र है हम सब, है ना। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। मतलब अगर खाली मनुष्य सोचे, मनुष्य हो और उसके संस्कार हो, तो धरती के साथ उसके बात भावना जुड़ी नहीं हो, तो उसमें कोई महत्व नहीं होता उसका। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। ये पृथ्वी जो है समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की माता है, हमने भी पढ़ा है ना। तो इसके राष्ट्रीयता की जो जड़ें हैं, ये पृथ्वी में जितनी गहरे जाएंगी, यानी कि पृथ्वी के प्रति मनुष्य अपने भावनाओं को समझेगा, है। तो राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होगी और उसी से राष्ट्रीय भावनाओं का अंकुर पल्लवित होगा। मतलब जो धरती के साथ हम अपना दृढ़ संबंध बना लेंगे, तो उसी से राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होंगी। हम सभी के मन में ये बात आएगी कि हम एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत यानी आदि प्रारंभ से अंत तक की, अब वर्तमान तक की जो भी जानकारी है उसको प्राप्त करना। ये धरती क्या है, इसका स्वरूप क्या है ना, उसकी सुंदरता, उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी महिमा यानी उसका महत्व क्या है, इन सब चीज़ों को पहचानना, समझना, ये मनुष्य का आवश्यक धर्म, आवश्यक कर्तव्य हो जाता है। जो विचारधारा पृथ्वी से संबंधित नहीं होती, उसका कोई आधार भी नहीं होता और इसी कारण उसका अस्तित्व जल्दी ही समाप्त हो जाता है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। मतलब हमने हमने पढ़ा है ना कि धरती का जो, धरती माता का, पृथ्वी का जो भौतिक स्वरूप है, उसकी आद्योपांत जानकारी हमें होनी चाहिए, है। तो यानी उसके बारे में पूरी हमें जानकारी हो और हम उसके प्रति अपने कर्तव्य को पहचानें। तो इसके लिए हमें सैकड़ों हजारों प्रकार से भी अपने कार्य को करना चाहिए। किसी कोई भी रास्ता हमें अपनाना पड़े, इसके लिए हमें धरती माता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। मतलब धरती से संबंधित कोई भी वस्तु हो, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, चाहे उसमें आकाश आए, धरती आए, या उस पर उगने वाली वनस्पतियाँ आए, हैं, भूगोल से संबंधित कौन सा स्थान हमारे उस अंतर्गत आता है, ये सब को जानने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कमर कसने से मतलब ये है ना, तैयार रहना चाहिए कि हम उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। मतलब पृथ्वी की उसके अंगों सहित पूरी जानकारी प्राप्त करना, उनका अध्ययन करना। अगर हमारा राष्ट्र सचेत है, जागृत है,
तो ऐसे राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लोग ही तो इसके लिए सचेत होंगे, तो उनके लिए, राष्ट्र के लिए ये एक बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला कर्तव्य माना गया है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में सैकड़ों केंद्र होंगे ऐसे, जहाँ पर इस प्रकार के अध्ययन की जानकारी की जानी आवश्यक है। देखिए, अभी हम कह रहे हैं ना कि धरती के बारे में पूरी जानकारी हमें रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति, ये पृथ्वी ऐसे भी ठीक होता है और जो आधा था लिखते हैं वो भी ठीक होता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ, मतलब धरती पे वनस्पतियां उगती हैं, पेड़ पौधे विभिन्न प्रकार के, तो धरती हमारी उपजाऊ बने, ये शक्ति उसमें बढ़े, तो उसे बढ़ाने वाले जो बादल हैं, मेघ, प्रतिवर्ष यानी हर साल, हर वर्ष समय पर आते हैं और अपने अमृत जल से इसे सींच देते हैं। मतलब बादल जल बरसाते हैं, उससे इसकी जो शक्ति है, उपजाऊ शक्ति है, वो बढ़ती है। तो वे बादल भी हमारे अध्ययन की परिधि में आते हैं, अध्ययन की सीमा में आते हैं। उन बादलों की का भी ज्ञान हमें होना चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित, मतलब जो बादल जल बरसाते हैं उससे जो उसमें प्रगति होती है, जो वो बढ़ोतरी होती है, उसमें प्रत्येक तृणलता, तिनका, लताएं, वनस्पति, इन सब का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना, मतलब छोटी से छोटी बात भी हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो ये सब जानकारी प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर से, ओर मतलब तरफ, चारों तरफ से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, मतलब धरती से संबंधित जो भी कुछ है हम उसके बारे में जानकारी जुटाएंगे, प्राप्त करेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। बहुत सालों से, सैकड़ों वर्षों से जहाँ अज्ञानता, अंधकार से युक्त जीवन है, वहाँ एक नवीन प्रकाश होगा ज्ञान का। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, मतलब जो अनमोल खजाना भरा हुआ है उसके गर्भ में, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, वसुओं को धारण करने वाली होने के कारण उसे वसुंधरा कहा जाता है। उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा कि धरती के अंदर कौन कौन सा खजाना भरा हुआ है। बहुत सी धातुएं हैं मूल्यवान, है, बहुत सी मूल्यवान वस्तुओं का कोश है, इसी कारण इसको वसुंधरा कहते हैं। तो इस तथ्य से भी सबका परिचित होना आवश्यक है। कौन उससे परिचित नहीं होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। मतलब बहुत प्रकार की धातुएं हैं जो धरती माता के गर्भ में पुष्ट होती रहती हैं, लाखों करोड़ों वर्षों से हैं ये, है? और दिन रात बहने वाली जो नदियां हैं धरती पे, हमारे पहाड़ों को पीस पीस के असंख्य प्रकार की, अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को उन्होंने सजाया है। नदियां बहती रहती है ना, तो वो पहाड़ों से अपने वेग से मिट्टी, पहाड़ों को पीस पीस के उनको ले आती हैं, और वो जो मिट्टी बन जाती है उससे हमारी धरती माता का शरीर, उसकी देह सजती रहती है। तो उसी के से तो उपजाऊ बनती है ये धरती। और हमारे जो भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। मतलब उन जो मिट्टी आती है बह के, उस मिट्टी, वो मिट्टी ही तो उपजाऊ होती है, उसी में तो वनस्पतियां उगती है। तो भावी मतलब भविष्य में जो हमारी आर्थिक अभ्युदय यानी हमारी आर्थिक प्रगति हो, भविष्य में हमारी आर्थिक प्रगति हो, इस सब के लिए हमें इसकी जांच पड़ताल करना बहुत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर जो नग होते हैं ना, कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। ये बहुत से नग भी हैं ऐसे जो कि धरती के गर्भ में रहते हैं, बहुत मूल्यवान पत्थर, और जो कुशल शिल्पी होते हैं वो उन्हें अपने ज्ञान के बल पर, अपने शिल्प कला के बल पर, तो अपने उसे बहुत सुंदर रूप प्रदान कर देते हैं, वो सुंदरता के प्रतीक बन जाते हैं।
नाना भांति के अनगढ़ नग, वही पत्थर, है ना। विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। मतलब बहुत से वे जो मूल्यवान पत्थर हैं, बहुत से वे विंध्याचल की नदियों से बह के जो आते हैं वे मिट्टी के साथ, तो सूरज की धूप जब उन पे पड़ती है तो वे बहुत चमचमाते हैं, प्रकाशित होते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदाव कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। मतलब जो कुशल कारीगर होते हैं, जो उन पत्थरों को एक नया रूप देते हैं, तो उनसे जो है बहुत सुंदरता के प्रतीक बन जाते हैं, वे अनमोल हो जाते हैं, बहुमूल्य हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में, मतलब जो देश के पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, उनके जो रूप सज्जा है, उनके रूप को सजाने के लिए, उनके सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इन छोटे पत्थरों का सदा से बहुत महत्वपूर्ण भाग रहा है। सदा से इन सौंदर्य प्रसाधन में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योग दिया है। ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं, अतः हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है, उन पत्थरों के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में, मतलब धरती में और आकाश में, है उनके गर्भ में जो कुछ भी अनमोल संपदा है, सामग्री भरी है, कहा ना, जो कुछ सामग्री भरी है, यानी जो बहुमूल्य संपदा है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में, जो अथाह सागर है, उसमें जलचर, जल में रहने वाले जो जंतु होते हैं, रत्नों की राशियां होती हैं, बहुत से रत्न होते हैं ना, उन सब के प्रति चेतना, मतलब हम सचेत हों उनके प्रति, हम जाने उनके बारे में और उनका स्वागत करें, उन्हें महत्व दें। और ऐसे भावनाएं जो हैं वो राष्ट्र में हमें फैलानी चाहिए कि सभी लोग इस ओर ध्यान दें, इन बातों को महत्व दें कि धरती में, आकाश में बहुमूल्य संपदा है। पृथ्वी के चारों तरफ जो लहराता हुआ गंभीर गहरा सागर है, उसमें रहने वाले जलचर, जल जंतु और जो रत्नों की राशियां हैं, उनके प्रति सभी सचेत हों और सभी लोग, पूरा राष्ट्र के लोग उनका स्वागत करें। ऐसी भावना प्रत्येक मनुष्य में होनी चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा, जिज्ञासा होती है जानने की इच्छा, कि नई किरणें जब तक नहीं फूटती, मतलब जो राष्ट्र के जो नवयुवक हैं, नवयुवक से अपेक्षा हम इसलिए करते हैं कि नवयुवक जिस चीज को समझ लेते हैं और जिस बात को महत्व देने लगते हैं, तो वो बात सभी लोग में अधिक प्रचलित हो जाती है, सभी उसे महत्व देते हैं। युवा वर्ग होता है वो, है ना, क्योंकि उनमें सामर्थ्य होती है और सब उनसे सहमत होते हैं, समझदार होते हैं, तो वो अपनी बात से सबको सहमत कर लेते हैं, सही बात से तो सभी सहमत होते हैं। तो राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में जो युवा वर्ग है, जब इन सब बातों के प्रति जिज्ञासा, मतलब ये सब क्या है, ये जानने की इच्छा, ऐसी भावना जब उत्पन्न हो जाती है, जब तक ऐसी भावना उत्पन्न नहीं होती, तब तक तो राष्ट्र सोए हुए के समान है, यानी सुप्त अवस्था में है, अज्ञानी है। और अगर सब लोग इस तरफ ध्यान देते हैं तो यानी सब सचेत है, जागृत राष्ट्र है हमारा। विज्ञान और उद्यम, मतलब जो भी विषय हमारे सामने है, उसका विशिष्ट रूप से ज्ञान, और उद्यम यानी परिश्रम, मतलब सब परिश्रम भी करें अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए, अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए। और जब इन दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ हमें खड़ा करना है, मतलब कि राष्ट्र का जो भौतिक स्वरूप है, जब हम विज्ञान यानी कि उसके विषय में, धरती के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे और उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए धरती की प्रगति के लिए परिश्रम भी करेंगे, तो राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का नया ठाठ उससे खड़ा हो सकता है, उसमें प्रगति हो सकती है। और ये कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब इस कार्य को हमें मन से प्रसन्न होकर, उत्साह के साथ और
बहुत अधिक परिश्रम के द्वारा हमेशा आगे बढ़ाते रहना चाहिए कि हमारा कर्तव्य है। हमारा ये ध्येय हो, मतलब ध्येय क्या, लक्ष्य हमारा, हमारा उद्देश्य हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, मतलब राष्ट्र कोई एक व्यक्ति थोड़ी ना होता है। राष्ट्र में तो जो भी उस धरती पर रहने वाले लोग हैं, वो सब उस राष्ट्र के नागरिक होते हैं, राष्ट्र के वासी होते हैं। तो राष्ट्र में जितने हाथ हैं, जितने लोग हैं, उतने ही हाथ हैं। उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना रहे। रीता ना रहे मतलब अलग ना रहे, मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो राष्ट्र की प्रगति के लिए, उसके भौतिक स्वरूप की प्रगति के लिए कुछ अपना कर्तव्य ना समझे, उस अपना सहयोग ना दे। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। मतलब धरती की जो भौतिक समृद्धि हो, उसका उसके स्वरूप जो है वो सुंदर बने, ये सब तभी संभव है जब धरती पर बसने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसके प्रति अपने कर्तव्य को समझे और सहयोग करे। अब देखिए, राष्ट्र के स्वरूप का जो दूसरा आवश्यक तत्व है जिससे राष्ट्र का स्वरूप बनता है, वो है जन। तो अब जन के बारे में पढ़ते हैं। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। मतलब खाली धरती हो और उसमें मनुष्य नहीं हो तो फिर क्या राष्ट्र, है ना। तो मनुष्य जो धरती पर निवास करते हैं, मातृभूमि पर निवास करते हैं, वो राष्ट्र के स्वरूप का दूसरा अंग होते हैं, राष्ट्र का दूसरा अंग कहे जाते हैं। पृथ्वी और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लिखा है ना कि राष्ट्र की कल्पना भी असंभव है। राष्ट्र की कल्पना कैसे की जा सकती है? केवल धरती को तो राष्ट्र नहीं कहा जा सकता, उस पर कोई लोग रहते होंगे तो उनसे ही राष्ट्र बनता है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मेलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। ये हमने भी पढ़ा कि धरती हो और धरती पे लोग वास करते हो, तो उन दोनों के मिलने से ही राष्ट्र का स्वरूप निर्मित होता है, तैयार होता है। जन के कारण ही जन मनुष्य पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। देखो, मनुष्य धरती को माता समझेगा, है ना। भाई, इस मिट्टी से ही हमने जन्म लिया तो ये धरती हमारी माता कहलाई ना। तो मनुष्य के कारण ही ये पृथ्वी जो है, धरती माता, ये मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। इसे मातृभूमि नाम दिया जाता है, मातृभूमि शब्द से पुकारा जाता है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्र अहम पृथिव्या, यानी भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में, जन मनुष्य के हृदय में इस सूत्र का अनुभव, मतलब ये भावना जो है कि ये धरती मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ, ये ही इसका जब अनुभव होता है मन में मनुष्य के, वही राष्ट्रीयता की कुंजी है, वही राष्ट्रीयता को जन्म देता है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। उसी से तो राष्ट्र का निर्माण होता है, जब लोगों के मन में ऐसी भावना आती है। ये भाव जब सशक्त रूप में जागता है, मतलब सभी लोग इस भावना को महत्व देते हैं, जो भी लोग धरती पर वास करते हैं वो सब इस धरती को अपनी माता मानने लगते हैं, उसे मातृभूमि मानते हैं अपनी, तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। क्योंकि सभी लोग उसे अपनी धरती माता समझते हैं, तो उस राष्ट्र के निर्माण के लिए, इसकी प्रगति हो, उसका रूप सौंदर्य बढ़े, है ना, सभी उसके प्रति जो भी आवश्यक कर्तव्य हैं उनके प्रति जो है राष्ट्र में जागरणशीलता आ जाती है। एक तरह से सभी लोग जागृत हो जाते हैं इस विषय को लेकर। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जब ये भावना उत्पन्न हो जाती है मनुष्य के मन में, तो धरती माता के साथ उसका वास्तविक संबंध बन जाता है। जहाँ यह भाव नहीं है, वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जहाँ पर ऐसी भावना नहीं है ना कि ये भाई हम रह रहे हैं, धरती पे रह रहे हैं, धरती पे ही तो रह रहे हैं, इसमें इससे हमारा क्या लेना देना, इस पे कोई कष्ट आ रहा है, आता रहे, कोई हम ही थोड़ी ना इसके कष्ट को दूर करेंगे, ऐसी भावना आ जाए मन में। तो अगर ऐसी भावना आ जाती है, हम मनुष्य धरती माता के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं समझता, तो उसके साथ उसका संबंध निर्जीव है, अचेतन है, उसमें कोई चेतना ही नहीं है।
जड़ है, जहाँ का तहाँ बना हुआ है, क्योंकि मनुष्य समझ नहीं रहा राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को, धरती माता के प्रति अपने संबंध को। मेरा क्या संबंध है इससे, ये मेरी माता है। माता के प्रति भी तो हम ऐसे ही करते हैं कि माता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं। तो ऐसे ही धरती को भी हमें माता समझना चाहिए। ये धरती भी हमारी माता है। जिस समय भी जन का हृदय, मनुष्य का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, मतलब मनुष्य ये समझता है अपने मन में कि ये धरती मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। मतलब अगर जन के हृदय में, मनुष्य के हृदय में ऐसी भावना आ जाती है कि वो धरती को माता समझने लगता है, तो श्रद्धा से उसके प्रति झुक जाता है, उसके प्रति अपने कर्तव्य को समझता है और नमन करता है उसे। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। मतलब जब धरती माता के प्रति हमारी श्रद्धा हो जाती है, हम उसके प्रति अपने कर्तव्य को समझते हैं, हम उसके प्रति नमन करते हैं, तो ये ही धरती और मनुष्य का एक मजबूत संबंध हो जाता है, बंधन हो जाता है। और इसी दृढ़ भित्ति यानी मजबूत दीवार पर, नींव पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी से राष्ट्र का भवन निर्मित होता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। ये जो मजबूत चट्टान बन जाती है ना एक, कि मनुष्य अपना धरती के साथ एक संबंध स्थापित कर लेता है, मजबूती से उसे कायम रखता है, तो इसी पर राष्ट्र का जीवन जो है चिरकाल तक आश्रित रहता है, आधारित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जब ये भावना मन में आ जाती है कि ये धरती हमारी माता है, तो राष्ट्र के प्रति यानी इस धरती माता के प्रति हम मनुष्य का क्या कर्तव्य है और क्या अधिकार है, ये सब उत्पन्न होने लगती हैं भावनाएं। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। मतलब देखो, धरती पर उगने वाली वनस्पतियों का हमने प्रयोग किया, उस पे बहने वाला जल हमने पी लिया है, उस पे चलने वाली हवा का भी हमने सेवन कर लिया। हाँ, और हम उसके प्रति अपने कर्तव्य को नहीं समझते हैं। तो मतलब उसके वरदान जो है, जो उसके हमें प्राप्त हो रहा है, वो तो हम अपना अधिकार समझ रहे हैं, और उसके प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसे हम समझ नहीं रहे। कहा ना, जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। यदि मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने अपने संबंध को, माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार नहीं करता, तो उसे धरती के जो भी लाभ हैं, उसके जो वरदान हैं, उनको भी प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। भाई, सभी इस संसार में सभी लोगों का अपनी माता के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है और सेवा भावना भी होती है अपनी माता के प्रति। ये एक स्वाभाविक कर्तव्य होता है सभी का, करना भी चाहिए सबको। ये एक निष्कारण धर्म है, मतलब इसके लिए कोई कारण नहीं होता। तो ये धरती भी तो हमारी माता है, इसके प्रति भी अपने कर्तव्य को हमें समझना चाहिए। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है। बहुत अच्छी पंक्ति है, ध्यान दीजिए, रेखांकित भी कर लीजिए। बल्कि ये अगर कोई पुत्र यानी कोई मनुष्य, धरती माता के संतान, धरती पर रहने वाला कोई मनुष्य, जन कहा ना जिसको है, तो वो पुत्र ही तो हुआ ना माता का, धरती माता का। अगर स्वार्थ के वशीभूत उससे प्रेम करता है धरती माता से, तो यह वो उसका चरित्र, उसका जो पतन को सूचित करता है, उसके वो कितना निम्न प्रकृति का है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी माता से अपना स्वार्थ तो सिद्ध करना चाहे, उसकी संपत्ति में भाग लेना चाहे है, और उसके प्रति अपने कर्तव्य को ना समझे, तो ये पुत्र का की निम्न प्रकृति, पुत्र की जो निम्न प्रकृति है, उसके जो निम्न विचार है, उन्हीं को तो दर्शाता है, उन्हीं के तो बारे में बताता है ये सब। क्योंकि अगर जैसे
धरती माता की बात है कि उसके वरदानों में भाग पाना चाहते हैं, तो उसके प्रति अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। और तो जैसे कि हम अपनी माता के प्रति सम्मान भावना रखते हैं? उसके वरदानों में जो हमारी माता की संपत्ति होती है, हम उसमें भाग लेना चाहते हैं, हमें भी कुछ मिले, तो उसके प्रति अपना कर्तव्य भी हम समझें, है ना? और ऐसा नहीं करते हैं, तो यानी हमारे विचार बहुत तुच्छ हैं। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। जो मनुष्य मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, ये धरती माता के साथ मैं अपना संबंध बना लूं, ये मेरी माता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। मतलब इस धरती पे हम रह रहे हैं, इसके हवा में हम सांस लेते हैं, इस पे बहने वाले जल को हम पीते हैं, उगने वाली वनस्पतियों का हम आहार रूप में सेवन करते हैं? तो इस ये हमें दे रही है, तो इसके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य भी बनता है, उसे भी हमें समझना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। मतलब माता के जितने भी पुत्र होते हैं, वो सभी को समान भाव से प्रेम करती है, सभी के प्रति हित की भावना रखती है उनके। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। धरती माता के लिए भी उस पर जो भी लोग वास करते हैं, वो सभी मनुष्य धरती माता के लिए बराबर हैं। उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। मतलब धरती माता कभी ये नहीं सोचती, जैसे माता नहीं सोचती ना कि मेरा कौन सा पुत्र अमीर है, कौन सा गरीब है, ऐसे ही धरती माता भी कभी ऊंच ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं रखती अपने मन में। कोई भी उसकी धरती माता पे कहीं भी निवास कर सकता है। सभी को समान भाव से अपने ऊपर वहन करती है धरती माता। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, वह समान अधिकार का भागी है। मतलब जो मनुष्य धरती माता मातृभूमि की प्रगति, उसका उदय हो, उसकी प्रगति हो, समृद्धि हो, इस भावना के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो धरती पे के सभी अधिकारों को प्राप्त करने का समान रूप से अधिकार रखता है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। मतलब पृथ्वी पर जो भी लोग रहते हैं, बहुत विस्तृत है ये क्षेत्र। नगर, नगर छोटा हो गया। जनपद, जिला। पुर, गांव, गांव से थोड़ा बड़ा हो गया। जंगल और पर्वत, नाना प्रकार के वनों से, जनों से, नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं, है ना? सब में मनुष्य रहते हैं, वो गांव हो, नगर हो, पुर हो, है ना? ये जन यानी मनुष्य अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं। मतलब धरती के अलग अलग हिस्से में लोग अलग अलग प्रकार की, विविध प्रांतों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं? सब जो भी प्रांत है उसमें लोग रहते हैं, जो भी स्थान है लोग रहते हैं, तो वहां पर धरती माता तो सभी को समान रूप से अपने ऊपर वहन करती है। तो जबकि अलग-अलग भाषा बोलने वाले होते हैं, अलग-अलग धर्म के मानने वाले होते हैं, लेकिन धरती माता किसी के प्रति कभी कोई भेदभाव नहीं करती, समान रूप से सभी का भार सहन करती है। फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। ये एक एकता की भावना है ना कि इस धरती माता के पुत्र हैं, इसी की संतान है, और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। आपस में जो प्रेम भाव है कि हम सब एक राष्ट्र के नागरिक हैं, है ना? धरती माता की संतान है हम। जैसे माता की सभी संतान आपस में भाईचारे की भावना होती है ना? तो ऐसे ही धरती के जो पुत्र होते हैं, धरती पर जो भी वास करते हैं, इस कारण वो धरती माता के पुत्र हैं। इसलिए उनमें सौहार्द भाव, प्रेम भावना भी होती है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना भी होती है। सभ्यता और रहन-सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे भी आया ना कि अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं, अलग-अलग धर्मों के मानने वाले हैं, लेकिन धरती माता की सबके प्रति समान भावना होती है ना? तो ऐसे ही सभ्यता यानी संस्कार अलग-अलग हो सकते हैं। मतलब जिन नियमों को मानता है मनुष्य, कोई किसी प्रकार की सभ्यता वाला है, कोई किसी प्रकार की सभ्यता वाला है, किसी का रहन-सहन किसी प्रकार का है, किसी का किसी प्रकार का है। तो जन एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। मतलब इनमें
थोड़ी भिन्नता हो सकती है, किसी का रहन-सहन, किसी की सभ्यता किसी प्रकार की, किसी की किसी प्रकार की। किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है, उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। मतलब इस कारण से कि किसी का रहन-सहन किस प्रकार का है, सभ्यता कैसी है, धरती के साथ भेदभाव कैसा? धरती माता के लिए तो वो सभी समान हैं। धरती माता के प्रति उन्हें भी अपने मन में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सभी समान रूप से उसकी संतान हैं। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में, मतलब इस विशाल धरती पर सब जातियों के लिए समान क्षेत्र हैं। किसी भी जाति के लोग कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। धरती माता कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती कि किस जाति के लोग किस स्थान पर रहेंगे, है ना? समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। मतलब जो भी लोग इस धरती पर रहते हैं, सम्मिलित रूप से भरपूर प्रगति करें। मतलब किसी की प्रगति के लिए धरती माता की तरफ से कोई उन्हें ऐसा थोड़ी ना होता है कि उन्हें अधिकार नहीं है, कौन उन्नति कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। सभी को समान प्रगति करने का, उन्नति करने का सबको अधिकार है। जैसा कर्म मनुष्य करेगा, जितनी वो परिश्रम करेगा, वो प्रगति कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी कारण से उसको ये अधिकार ना हो कि वो प्रगति के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। सभी प्रगति के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब अगर धरती पे रहने वाले किसी एक मनुष्य को हम छोड़ दें, उसको अनदेखा कर दें, तो उसके मतलब उसका पतन हो, यानी उसको उसकी ओर ध्यान ना दिया जाए, उसकी सुख-सुविधाओं की ओर ध्यान ना दिया जाए, तो ये राष्ट्र कैसे आगे बढ़ जाएगा? राष्ट्र तो पूरा राष्ट्र है ना। अगर एक नागरिक भी सबल नहीं है, तो पूरा राष्ट्र भी निर्बल ही कहा जाएगा। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। मतलब राष्ट्र का जो भी अंग है, जो भी मतलब धरती पर रहने वाले जो भी मनुष्य हैं, सभी के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, समझना चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। मतलब जैसे अभी उदाहरण आया ना कि अगर राष्ट्र का कोई एक व्यक्ति भी किसी प्रकार से असमर्थ है, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि में हो, चाहे वो उसकी भौतिक समृद्धि के क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, किसी भी प्रकार से अगर वो निर्बल है, तो राष्ट्र सबल कैसे कहा जा सकता है? ऐसे ही अगर कहीं पर अंधकार है, तो वहाँ प्रकाश का क्या लाभ? अगर दूसरे स्थान पर है प्रकाश, उसका ही क्या लाभ? यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है कहीं पर राष्ट्र के एक भाग में, राष्ट्र रूपी शरीर के एक भाग में, तो पूरा राष्ट्र का स्वास्थ्य जो है, पूरे समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ ही कहा जाएगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए कि ये हमारा पूरा राष्ट्र है, इसमें जागृति प्रगति के क्षेत्र में सब जागृत हों, धरती माता के प्रति अपने कर्तव्य को सब समझें और ऐसी उदार भावनाओं से ये संचालित होना चाहिए। किसी एक वर्ग को छोड़कर या किसी एक क्षेत्र को छोड़कर राष्ट्र प्रगति कभी भी नहीं कर सकता। राष्ट्र के दूसरे आवश्यक तत्व जन के विषय में वर्णन करते हुए लेखक कह रहे हैं कि राष्ट्र के निवासियों की जो जीवन श्रृंखला है, वो कभी समाप्त नहीं होती। अनंत का ना जन का प्रवाह अनंत होता है, तो वो जीवन श्रृंखला मनुष्यों की कभी समाप्त नहीं होती। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ियां आती रहती हैं। सहस्त्रों वर्षों से यानी हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। यानी राष्ट्र राष्ट्र का मनुष्य जो है, जो धरती माता पे निवास करता है मनुष्य, वो धरती के साथ अपना संबंध कायम किए हुए है, बनाए हुए है। जब तक सूर्य की रश्मियां, किरणें नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, मतलब सूर्य की किरणें सारे संसार में फैलकर प्रकाशयुक्त कर देती हैं संसार को, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। मतलब जब तक ये सूरज है, तब तक मनुष्य का जीवन भी है, मनुष्य भी है। मनुष्य की प्रगति में बहुत बार रुकावटें आती हैं। राष्ट्र के इतिहास में उन्नति, अवनति अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं,
हैं? लेकिन राष्ट्र के लोगों ने नवीन शक्ति का निर्माण करते हुए उन्हें हमेशा सहन किया है। कहा ना, इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। मतलब उतार चढ़ाव से मतलब कि कभी कोई कठिनाई आई, कभी कोई अच्छे अच्छी बात आई, है ना? तो संपत्ति विपत्ति, उत्थान पतन, ये घाट आते हैं इस प्रकार के मनुष्य के जीवन में। तो इन सबको पार करके राष्ट्र के निवासी मनुष्य उन नई उठती हुई लहरों से जो उन्हें आगे दिखाई देती रहती हैं, उन लहरों से, यानी कि जो उन्हें मार्ग अपना प्रगति के लिए दिखाई देता है, उससे बढ़ने के लिए अजर अमर, मतलब अजर जिसे वृद्धावस्था नहीं आती, अमर जो कभी मरण को प्राप्त नहीं होता, ऐसे रहते हैं मनुष्य कि वो कभी भी मतलब हार नहीं मानते। इसीलिए जन का जो संततवाही जीवन है, सतत लगातार जैसे नदी का प्रवाह है ना, आगे की तरफ बढ़ता ही रहता है? ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी अनंत काल से इसी प्रकार है और नदी के प्रवाह की भांति कहा गया है ऐसे, क्योंकि मनुष्य भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानता और अपने कर्म को करने के लिए प्रगति के क्षेत्र में आगे बढ़ता ही रहता है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा वो मनुष्य कर्म करता है, परिश्रम करता है, तो उत्थान के यानी प्रगति के अनेक घाटों का निर्माण होता है। जैसे नदी का पानी आगे बहता है ना, तो बहुत से डेल्टा छोड़ता जाता है, तो ऐसे ही मनुष्य भी, इस राष्ट्र का मानव भी अपने श्रम और कर्म से यानी परिश्रम से और मेहनत से राष्ट्र में जहाँ तहाँ विकास के पद चिन्ह छोड़ता जाता है। घाटों का निर्माण कहा ना, तो मनुष्य ने कर्म किया, परिश्रम किया, मेहनत की, तो वो एक प्रतीक चिन्ह हो गए, औरों के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गए वो। तो ऐसे पद चिन्ह मनुष्य छोड़ता जाता है।